नमस्ते, गुड इवनिंग। इसके पहले वाले चैप्टर में इस वीडियो में हमने ज्योग्राफी के चैप्टर जो 1 से लेकर 7 चैप्टर तक डिस्कशन किया था। अब इसके बाद में हम हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमी के चैप्टर्स, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। चैप्टर फर्स्ट, द राइज ऑफ इंडियन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। 2 मार्क्स के 2 ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का टोटल चैप्टर्स रहेगा। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं 2 मार्क्स के, तो हम उसे कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। इन 1848 फेडरिक सारियू एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। फेडरिक सारियू का 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट होता है। द फ्रेंच आर्टिस्ट फिलोसफर अर्नेस्ट रेनेस। आपको इस इंफॉर्मेशंस को याद रखना है, ठीक है। इट्स अंडरस्टैंडिंग दैट्स मेक ए नेशंस, और जो भी आपको ट्रांसलेशन वगैरह मैं हिंदी में बता दूंगा, है ना। जो आपको पता है 26 अगस्त मतलब 26 फरवरी को आने वाले एग्ज़ाम सोशल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। फ्रेंच रिवॉल्यूशंस कब हुई थी? 1789 में। उसके बाद में स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास वीगन सीटिंग ऑफ जापान जैकोबिन क्लब्स, ना, जैकोबिन क्लब्स के बारे में बताया गया। उसके बाद में द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजली नाउ एज द नेपोलियन कोड, इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स पता होनी चाहिए। फिर 1814 से 1815 फॉल ऑफ नेपोलियन, द वियना पीस सेटलमेंट। यहाँ पे क्या लिखा गया है? 1814 और 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि एक फ्रांस का शासक था, उसका फॉल हुआ था, डाउनफॉल, मतलब उसको हरा था वह। वियना की पीस, वियना संधि सेटलमेंट होता है उसमें। फिर सफरेज द राइट ऑफ वोट फॉलोइंग फॉलोइंग द डिफेक्टेड ऑफ द नेशनलिज्म नेपोलियन इन 1815। मतलब बताया गया है कि नेपोलियन 1815 में हारा था। यूरोपियन गवर्नमेंट वेयर डिविल स्पिरिट ऑफ कंजर्वेशन। आगे ट्रीटी ऑफ वियना, आप पूछा जा सकता है ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए। मतलब इसका हिंदी में बोलते हैं वियना की संधि, ठीक है। वियना की संधि, ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई थी? तो 1815 में, आपको याद रखना है। उसके बाद में वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रिवोल्यूशनरीज गिउसेप्पे मैज़नी। बताया गया कि एक इंडिविजुअल इटालियन रिवोल्यूशनरी था। इटालियन मतलब इटली का रहने वाला, रिवोल्यूशनरीज का मतलब होता है क्रांतिकारी, जिसका नाम था गुजिप्पे मैज़नी, बॉर्न इन जिनेवा इन 1807। मतलब बताया गया गुजिप्पे मैज़नी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जिनेवा में हुआ था, और 1807 में हुआ था। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ 1832 रीऑर्गेनाइजेशन ग्रीक एज द इंडिपेंडेंट नेशंस। और इसके बाद क्या बना था? एक रीऑर्गेनाइज हुआ था, इंडिपेंडेंट नेशंस बना था, जिसे हम ग्रीक के नाम से जानते हैं। वर्नाक्यूलर लैंग्वेज इज लोकल लैंग्वेज। बताया गया वर्नाक्यूलर लैंग्वेज क्या होती है? तो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज जो स्थानीय लोकल लैंग्वेज भाषा होती है उसे वर्नाक्यूलर भाषा कहते हैं। जैसे किसी के अपने अपने क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं हो सकती है। जैसे हम मान सकते हैं जो गुजरात में रहने वाले लोगों की भाषा गुजराती है, तो वो क्या एक वर्नाक्यूलर लैंग्वेज है ना। फिर आगे द जर्मन फिलोसफर जॉर्मन गेटेफिट्स हेडर्स के बारे में बताया गया है। आप इसी चैप्टर्स के, और गिजेपस गैरिबाल्डी इज ए प्रेफेस द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ इटालियन फ्रीडम फाइटर्स, है ना। फ्रीडम फाइटर्स, इटालियन फ्रीडम फाइटर्स का नाम पूछा जाए तो किसका बताओगे? गिजेपी गैरिबाल्डी का, ठीक। आगे मीनिंग ऑफ द सिम्बॉल्स। पता है, अब जो फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसमें फ्रांस रिवोल्यूशंस में कुछ सिम्बॉल्स थे, मतलब कुछ चिन्ह थे जिसका कुछ अलग अलग मीनिंग्स होता था। तो उसके हम देखते हैं। ब्रोकन चेन्स का मीनिंग क्या था? विंग्स फ्रीड, है ना। ब्रोकन चेन मतलब चेन टूटती हुई, और विंग्स फ्रीड। फिर रे ऑफ द राइजिंग सन मतलब सूर्य की उगती हुई किरण किसका प्रतीक थी? तो बिगनिंग ऑफ ए न्यू डे, ठीक है, न्यू इरा, मतलब एक नए समय का उदय होता है। स्वार्ड किसका प्रतीक था? तो रेडिल्स टू फाइट। आगे अब हम हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, नेशनलिज्म इन इंडिया, देखते हैं। इसके 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स, 3 ऑब्जेक्टिव है, टोटल 7 मार्क्स का चैप्टर से। तो दिस इज चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट।
इसमें फर्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से थे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से हैं जो आपको अपने अध्ययन या अपने बुक्स से कवर करना है फेयर नॉट कॉफ़ी से। फर्स्ट टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सॉल्ट मार्च वगैरह है ना, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ना है, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और उसके बाद में द रोलेक्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट कब आया था 1919 में है ना, वो भी पढ़ना है आपको। द सॉल्ट मार्च पढ़ना है, मतलब नमक सत्याग्रह, ठीक है, नमक सत्याग्रह पढ़ना है। फिर जलियांवाला बाग मैस रेस है ना, मतलब ये सब आपको कवर करना है। उसके बाद में द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, तो 1914 से 1918 के बीच में आपको याद रखना है ना। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मतलब प्रथम विश्व युद्ध है ना। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध कब से लेके कब तक हुआ था, 1939 से, मतलब 1939 से लेके 1945 के बीच में है ना, 1945। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। बताया गया है महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटकर इंडिया कब वापस आए थे, जनवरी 1915 में लौटकर आए थे, ठीक है। फिर खिलाफत इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का सन बताया गया है कि कब हुआ था, 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ना, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ मैं। ये दोनों आंदोलन 1920 में 1920 में मतलब मिक्स हो जाते हैं गांधी जी की वगैरह से, मतलब गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन के दो नेता होते हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किस्लू और डॉक्टर सॉरी आगे पढ़ेंगे। इन 1917 it traveled to चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीसेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। जो नील की खेती होती थी, प्लांटेशन सिस्टम था, उसके खिलाफ बिहार के चंपारण में एक 1917 में गांधी जी ने अपना प्रथम मूवमेंट किया था है ना, 1917 में। इसीलिए वहाँ के किसान थे, उन पर बहुत ज़्यादा नील की खेती कर ज़बरदस्ती कराई जा रही थी, उसके लिए। तो ये भी गांधी जी का फर्स्ट सक्सेसफुल आंदोलन होता है। सेकेंड, द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात अफेक्टेड द क्रॉप्स फेलियर एंड ए फ्लैग एपेंडेमिक। द पीसेंट ऑफ खेड़ा कट नॉट पे द रेवेन्यू इन 1918। बताया गया कि 1918 में वहाँ के मतलब जो टैक्स था वो पे नहीं कर सकते थे किसान। कहाँ के, खेड़ा, मतलब ये खेड़ा एक गुजरात की जगह है, वहाँ पर किसान टैक्स पे नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ पर फ्लैग की महामारी फैली थी है ना। एपिडेमिक का मतलब होता है प्लेग महामारी। तो वहाँ पर क्रॉप फेलियर भी हो गया, प्लेग एंडेमिक, मतलब इतनी सारी सिचुएशन होने के बाद में अब वो अपना टैक्स कैसे पे करे। तो वहाँ पर भी गांधी जी ने एक सफल आंदोलन चलाया था। आगे इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू एसेंस ए सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्ग टू कॉटन मिल वर्कर्स। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा आंदोलन 1918 और चंपारण का 1917 याद रखना है। 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है, तो यहाँ पर भी बहुत सारे मतलब अहमदाबाद की मिल मजदूरों की सहायता करते हैं गांधी जी, और अपना प्रथम उपवास है ना यहाँ पर करते हैं, क्योंकि वह काफ़ी दिनों तक भूखे रहते हैं, उसके बाद में भोजन ग्रहण करते हैं। द रोलेक्ट एक्ट 1999, रोलेक्ट एक्ट के बारे में याद रखना है, ये से ब्लैक कानून भी बोला, ब्लैक लॉ बोला जाता है, जो कि 1919 में भारत में आया था। 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू है ना, 10 अप्रैल को 1990 है ना, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसी के विद्रोह में एक सभा रखी जाती है 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में। और वहाँ पर जलियांवाला बाग में क्या होता है, जब वो मीटिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर सामने मेला लगा हुआ होता है, तो बहुत सारे लोग मेले से मीटिंग में आ जाते हैं। और वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कर्नल डॉयर अपने बहुत सारे सैनिकों को लेकर आता है, और लगातार 10 मिनट्स तक लगभग 10 मिनट्स तक जनरल डायल अपने सैनिकों को फायरिंग करता है, और बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। एक्सीडेंट लीडर, तो लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट, जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था उसके लीडर्स का नाम क्या था, तो मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ठीक है, शौकत अली एंड मोहम्मद अली खिलाफत मूवमेंट्स लीडर्स कहलाते हैं ना। फिर इन हिज द फेमस बुक हिंद स्वराष्ट्र 1909 में 99 में
हिंद स्वराज एक बुक लिखी गई थी जिससे राइटर कौन है, फेमस बुक है हिंद स्वराज, जिससे महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। द कांग्रेस सेशन द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920। कॉम्प्रोमाइजेशन हम थोड़ा फास्ट करते हैं रिवीजन ताकि जल्दी से कंप्लीट हो जाए, है ना। कॉम्प्रोमाइज वाज द वर्कर आउट एंड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम्स वाज अडॉप्टेड, है ना। फिर ये दोनों, अब 1920 में एक कांग्रेस अधिवेशन होता है और जिसमें नॉन कॉपरेशन मतलब ये जो खिलाफत मूवमेंट होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होता है, दोनों प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया जाता है। फिर बेगार, बेगार क्या होता है, बेगार वन वर्ड में क्वेश्चन आंसर में आ सकता है ना, वन वर्ड में बेगार क्या है, व्हाट इज ए बेगार। तो बेगार लेबर दैट विलेजर्स वेयर फोर्स टू कंट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पेमेंट। तो लेबर मतलब बेगार क्या होता था, एक लेबर मजदूर की तरह गाँवों में फोर्स करके मतलब ज़बरदस्ती काम कराया जाता था, और वो भी बिना एनी पेमेंट, मतलब उन्हें कोई ना उसकी सैलरी दी जाती थी, ज़बरदस्ती काम किया करा जाता था, उसे बेकार कहा जाता है, ठीक है। फिर चोरा चोरी 1920 की घटना है, 1920 में 1922 सॉरी 20 नहीं 22 है ना, चोरा चोरी की घटना 1922 फरवरी 1922 में महात्मा गांधी डिसाइडेड द विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने देखा है कि 1920 से स्टार्ट होता है। तो चोरा चोरी की घटना होती है, वहाँ पर क्या होता है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश की गोरखपुर के पास में चोरा चोरी एक गांव पे, वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले जो अंग्रेज पुलिस वाले होते हैं उनको उनके जो स्टेशन होती है उसमें आग लगा दी जाती है और उन पर उन्हें मार दिया जाता है, जिस घटना को चोरा चोरी बोला जाता है। इस मूवमेंट से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर देते हैं, मतलब यहाँ से डिक्लेयर करते, ये खत्म मतलब बंद कर देते हैं। फिर सी आर दास और मोतीलाल नेहरू फॉर्मेट द स्वराज पार्टी। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया स्पेलिवेंट। तो आप लोग बता सकते हो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस डिमांडेड द फुल इंडिपेंडेंट। और स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने करते हैं, पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस फुल इंडिपेंडेंस की मांग करते हैं, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता, है ना। फिर साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन होते हैं, सर जॉन साइमन होते हैं। ये कब आता है, तो 1928 में आता है, और इसमें स्लोगन क्या होता है, साइमन गो बैक का नारा देते हैं। द वायसराय लॉर्ड इरविन अनाउंस इन अक्टूबर 1929 ऑफर द डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। देखो डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि आपको सारी इंडिपेंडेंस दी जाती है, बट आपको स्वतंत्रता फुल इंडिपेंडेंट नहीं होती है। बट 1930 के 29 के बाद में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं और सुभाष चंद्र बोस फुल इंडिपेंडेंट की मांग करते हैं, ना कि डोमिनियन स्टेटस की, है ना। फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किससे, मतलब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को प्रथम गोलमेज सम्मेलन बोला जाता है, 1930 में होता है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बोला जाता है, 1931 में होता है। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसे 1932 में हुई थी, इसे तृतीय गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। उसके बाद में हम आगे आते हैं, महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट ए पावरफुल सिम्बॉल्स दैट द कुड यूनिटी द नेशंस 31 जनवरी 1930, है ना। एक नमक पावरफुल सिंबल होता है क्योंकि वो सभी के द्वारा यूज़ किया जाता है। 31 जनवरी 1930 को इस सिंबल के साथ में गांधी जी एक नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। महात्मा गांधी इज स्टार्टेड द फेमस सॉल्ट मार्च, है ना, यहाँ से उन्होंने दांडी यात्रा स्टार्ट करी। ऑक्यूपाइड वर्ड द 78 वॉल्टियर्स, ट्रस्टेड वॉल्टियर, है ना, विश्वास पात्र वॉल्टियर थे उनके कुछ 78, उनके साथ में उन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट किया। द मार्च वाज इज ओवर 240 मील्स, मतलब 240 मील का यात्रा थी फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती। गांधी जी अपने आश्रम साबरमती से चलकर गुजरात के कोस्टल टाउन पर पहुँचे। कोस्टल टाउन का नाम क्या था, दांडी, है ना। कोस्टल टाउन मतलब तटीय शहर दांडी था, सॉरी शहर नहीं, गांव टाइप होगा, है ना, दांडी, जहाँ पर 24 डेज में वह पहुँचे और 10 मील की यात्रा करके, और उन्होंने वहाँ पर नमक बनाया जिसे हम बोलते हैं नमक कानून तोड़ा, है ना। फिर उसके बाद में हरिजन न्यूज़पेपर का किसने चलाया, तो वो महात्मा गांधी ने, फिर, है ना। फिर डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930 में, ये किसने बनाया था, 1930 में बी आर अम्बेडकर ने, है ना।
फिर पूना पैक्ट सितंबर 1932 में होता है। पूना पैक्ट कब होता है? 1900 सितंबर 1932 में, महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में ना। पूना पैक्ट किस किस के बीच में होता है? महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच में होता है ना। और कब होता है? तो पता होना चाहिए, 1932 में हुआ था, ठीक है। मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग लीडर्स मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। मुस्लिम लीग के लीडर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, है ना। उसके बाद में वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। कब लिखा था? 1817 में। नॉवल इन्हें आनंद मठ, है ना, कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ के उपन्यास से लिया गया है। फर्स्ट पेंटिंग ऑफ भारत माता, रविंद्रनाथ, मतलब पहली भारत माता की पेंटिंग किसने बनाई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट 14 जुलाई 1942। और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो 14 जुलाई 1942 को। सब लोग याद रखना है, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, 14 जुलाई 1942। अब चैप्टर 3 पे आते हैं। द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, ए मार्क्स 1 मार्क्स का 1 ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स 1 क्वेश्चन, टोटल 3 मार्क्स। आईएमपी टॉपिक सब देखते हैं। एमएनसीज क्या है? मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, है ना, ऐसी कंपनियां जिनका एक देश से दूसरे देश में, मतलब इंटरनेशनल व्यापार होता है, एक से अधिक देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है या मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ना उसे। फिर टैरिफ क्या होता है? तो टैरिफ आपको एक सिंपल सी, आप लोग अपनी अध्ययन और नोट्स का सहारा तो ले सकते हैं, बट आपको टैरिफ के बारे में थोड़ा बहुत बता सकता हूँ डिस्कशन के, ओनली फॉर लर्निंग बेस, है ना, डिस्कशन में। टैरिफ क्या होता है? एक प्रकार का टैक्स होता है ना, मतलब आयात पे लगने वाला। हम बाहर से निर्यात करते हैं तो हमारे देश में एक टैक्स होता है, टैरिफ लगता है ना, तो बहुत से देश उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। ग्लोबलाइजेशन को क्या बोलेंगे? ग्लोबलाइजेशन इसे हम इंटरनेशनल मार्केट कनेक्शन, है ना, मतलब इंटरनेशनल मार्केट को जितना ज़्यादा कनेक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा। और सिल्क रूट क्या था? तो प्राचीन काल में जो मसालों का व्यापार होता था हमारे देश से, मतलब अदर कंट्री के साथ में, हमारी कंट्री का, चाइना का जो व्यापार होता था वो सिल्क रूट के द्वारा होता था, है ना। रेशम मार्ग कहा जाता है उसे। कनिष्क के शासनकाल में होता था। एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर, मतलब एशिया को खोजने के बाद में क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर द बेस्ट कॉन्टिनेंट द वर्ल्ड, लेटर बिकम नाउ एज द अमेरिका, है ना। तो सबको मैंने एक बार कई बार बताया भी है कि अमेरिका की खोज कब हुई थी? 1900 नहीं, 1498, है ना, 1498 को, ठीक है। ये ये भारत की खोज है ना, वास्को डी गामा ने की थी। ये वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, ये भारत की खोज की थी। और अमेरिका की खोज की थी 1992 में, है ना, 1992 में कोलंबस ने की थी। कोलंबस ने ना, कोलंबस ने की थी। और कब की थी? 1492 यार, 1492 में, है ना, 1492 में की थी, कोलंबस ने की थी, है ना। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की थी और वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की थी ना। भारत की खोज नहीं, ऑब्वियसली वो भारत के एक ओशियन, समुद्री मार्ग की खोज होती है ना। देखो, जैसे हमारे यहाँ KGF कोलार गोल्ड माइन इंडिया में है, कर्नाटक में, भारत के इंडिया के कर्नाटक में, है ना, कोलार KGF कोलार गोल्ड माइन। उसी प्रकार से एल डोराडो गोल्ड माइन इन अमेरिका, अमेरिका में स्थित एक गोल्ड माइन है, मतलब सोने की खान है, जो कि एल डोराडो में स्थित है ना। द ग्रेट डिप्रेशन 1929 इन अमेरिका, अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन 1929 में हुआ था। द ब्रिटेन वुड्स कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फिर बताया गया कि ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद में इस्टेब्लिश हुआ था IMF, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है। अब चैप्टर 4 पे आते हैं। चैप्टर 4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, IMF को हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। फिर चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, 2 मार्क्स 2 ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स 1 क्वेश्चन, टोटल 4 मार्क्स का। इसमें IMP टॉपिक्स के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस, फिर प्रेटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्प्लिंग जैनी और कॉमर्स था। द ईयरली इंटरप्रेन्योर को हिंदी में बोलते हैं उद्योगपति, है ना।
सूरत ऑन द गुजरात coast कनेक्टेड इंडिया द ऑफ गल्फ एंड रेड सी, है ना। मतलब गुजरात से सूरत में है जो किससे कनेक्टेड है, गल्फ ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत के रेड सी से, एंड पोर्ट मोस्टली पटनम पोर्ट्स द कमांडेड कोस्ट कोरोमंडल कोस्ट एंड हुगली इन बंगाल ट्रेड लिंक विद द साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स। द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे मुंबई कम अप इन 1854, मतलब 1854 में फर्स्ट कॉटन मिल बॉम्बे में स्थापित की गई, है ना। उसके बाद में द ईयरली इंटरप्रेन्योर जमशेदजी टाटा द्वारकानाथ टैगोर, है ना। उसके बाद में बताया गया कि हमारे यहाँ कौन कौन से इंटरप्रेन्योर हुए हैं, तो जमशेदजी टाटा और द्वारकानाथ टैगोर का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद में सेठ हुकुमचंद का नाम भी याद रखना है। मारवाड़ी बिजनेस, एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे। हाउ सेट ऑफ द फर्स्ट जूट मिल इन कलकत्ता इन 1917। तो सेठ हुकुमचंद कौन थे, जो एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे जिन्होंने सेट अप द फर्स्ट जूट मिल, मतलब प्रथम जूट मिल की स्थापना की थी इन कलकत्ता में की थी। और कब की थी, तो 1917 में की थी, है ना। अब आगे अब चैप्टर 5 देखते हैं। चैप्टर 5 का नाम है प्रिंट कल्चर एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, है ना। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, टोटल 4 मार्क्स के हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन ही देखना है। तो आईएमपी टॉपिक कैलीग्राफी क्या होता है, प्रिंट कल्चर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, मैन्यू यानी हाथ होते हैं, स्क्रिप्ट्स यानी लिपि होती है। तो हाथ से लिखी गई लिपि मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहलाती है ना। थोड़ा फास्ट करते हैं। कंपोजिशंस क्या होते हैं ना, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशंस क्या होता है, उल्मा और फतवा क्या होता है ना। ये सब चैप्टर्स में दिए रहे होंगे, आप लोग को पढ़ना है। तो देन आप लोग सब लोग पढ़ लोगे ना। उसके बाद में पॉलिटिक्स आती है। तो पॉलिटिक्स हम इसी में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि 2 पार्ट में हो जाएगी तो वीडियो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। चैप्टर 2 टोटल 15 पॉलिटिक्स 15 मार्क्स की है। चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, है ना। 2 मार्क्स 2 ऑब्जेक्टिव 2। बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रुसेल्स, है ना। ब्रुसेल्स की लैंग्वेज इसमें कौन कौन सी बोली जाती है, डच एंड फ्रेंच, है ना। फिर श्रीलंका की लैंग्वेज क्या है, सिन्हला, है ना। हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, मतलब यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में, है ना। सिविल वॉर क्या होता है, सिविल वॉर ए वॉयलेट, मतलब सिविल वॉर का हिंदी में बोलते हैं घरेलू युद्ध, है ना। तो ए वॉयलेट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द अपोजिशन ग्रुप बिटवीन द कंट्री, मतलब एक कंट्री में 2 अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं और घरेलू युद्ध होता है ना। फिर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार के अंग 3 प्रकार के होते हैं। एग्जीक्यूटिव यानी होता है विधायिका, लेजिस्लेटिव यानी होता है कार्यपालिका, और जुडिशरी यानी होता है आपका न्यायपालिका, है ना। तो विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, लेजिस्लेचर का काम होता है उसको पालन करवाना, और जुडिशरी का काम होता है सजा देना, है ना। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, और लोकल गवर्नमेंट होती है ना। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल के लेवल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, और लोकल गवर्नमेंट आपके गांव और शहर में होती है। फिर प्रेशर ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, दबाव समूह, जो कि गवर्नमेंट्स के डिसीजन भी अपने प्रेशर के दौरान चेंज कर देते हैं, उन्हें प्रेशर ग्रुप से बोलते हैं ना। चैप्टर 2 है फिर पॉलिटिक्स का आपका फेडरलिज्म में 1 मार्क्स 1 ऑब्जेक्टिव 3 मार्क्स 1 क्वेश्चंस, टोटल 4 मार्क्स, है ना। आईएमपी टॉपिक सब क्या क्या है वो देख लेते हैं। फेडरलिज्म और फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, है ना। तो ये आपको पढ़ना ही है, जो बुक से या फिर जो भी आपके पास में स्टडी मटेरियल हो उससे पढ़िए। स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट पढ़ना है, स्टेट लिस्ट पढ़ना है, कंकरेंट लिस्ट पढ़ना है, कोलिशन गवर्नमेंट पढ़ना है। और 1 मिनट में बता देता हूँ क्या क्या होता है शॉर्ट रिविजन टाइप में। यूनियन लिस्ट केंद्र से हम लोग पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, जैसे यूनियन लिस्ट जिस पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है। फिर स्टेट लिस्ट पर कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार बनाती है। और कंकरेंट लिस्ट पे कानून राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, बट यदि उनमें कन्फ्लिक्ट होता है तो और केंद्र का कानून मान्य होगा। फिर आगे यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट, मतलब यूनियन लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, किसके विषयों पर यूनियन लिस्ट केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो डिफेंस ऑफ द कंट्री, मतलब भारत की रक्षा के विषय, डिफेंस के, फॉरेन अफेयर्स मतलब विदेशी मामले,
बैंकिंग यानी बैंकिंग के क्षेत्र में, और कम्युनिकेशन यानी टेलीविज़न के क्षेत्र में। ठीक है, कौन कानून बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, यूनियन लिस्ट, है ना, यूनियन लिस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है। फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं एंड करेंसी, है ना, करेंसी पर भी कौन कानून बनाएगा? सेंट्रल लिस्ट, है ना। उसके बाद में हम स्टेट लिस्ट पढ़ते हैं। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट कौन कौन से कहलाते हैं? तो लोकल इम्पोर्टेंस, मतलब जो लोकल इम्पोर्टेंस के पॉलिसीज़ होती है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ट्रेड से लेकर, कॉमर्स से लेकर, एंड एग्रीकल्चर की जो भी पॉलिसी होगी, और एंड इरीगेशन यानी सिंचाई, और एग्रीकल्चर यानी कृषि। तो इनसे रिलेटेड जो भी पॉलिसी होगी, नीति होगी, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, यानी राज्य सरकार बनाती है ना। फिर कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट क्या होता है? एजुकेशन मतलब शिक्षा कंकरेंट लिस्ट का है। उस पर एजुकेशन राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। फॉरेस्ट पे भी। और उसके बाद में ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन यानी गोद लेना होता है, मैरिज यानी शादी करना होता है, एंड सक्सेशन यानी, है ना, ये कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद में स्टेट लिस्ट ही बना। सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट, सेंट्रल स्टेट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, यूनियन ऑफ द इंडिया प्राइम मिनिस्टर, स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मेयर होता है, और पंचायत में सरपंच होता है। अब आगे हम चैप्टर 3 पे आते हैं, जेंडर, रिलीजन्स एंड कास्ट। इसमें 1 मार्क्स, 2 ऑब्जेक्टिव, टोटल 2 मार्क्स है। तो फेमिनिस्ट, इसमें फेमिनिस्ट का मतलब बताया गया है, ए वुमेन आर ए मैन हु बिलीव द इक्वल राइट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर द वुमेन एंड। सो फिर स्कैंडिवी स्कैंडिवियन क्या है? स्कैंडिवियन कंट्री सच एज द स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड को स्कैंडिवियन कंट्री कहते हैं ना। सब लोग 3 कंट्रियों के ग्रुप होता है, उससे स्कैंडिवियन कहते हैं। फिर द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज़ वेरी हाई। आगे बताया यहाँ पे। फिर सेकुलर के स्टेट क्या होता है, कंट्री क्या होता है? इंडिया सेकुलर कंट्री, है ना। और ऑप्शन एग्जांपल पूछे ना, तो सेकुलर कंट्री का एग्जांपल इंडिया है, बुद्धिज्म कंट्री का एग्जांपल श्रीलंका है, फिर इस्लामिक कंट्री का पाकिस्तान है, क्रिश्चियनिटी का एग्जांपल इंग्लैंड है ना। आगे पढ़ते हैं हम लोग। कास्ट इनइक्वलिटीज रिफॉर्मर्स, है ना, मतलब जाति को लेकर जो असमानता होती है, इनइक्वलिटीज़ होती हैं, उनका समाज सुधारक कौन होते हैं? तो सोशल रिफॉर्मर्स लिखा है, मतलब सामाजिक समाज सुधारक, मतलब ये हैं ज्योतिबा फुले का महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले। सावित्रीबाई फुले फर्स्ट वुमेन ऑफ टीचर इन इंडिया, सावित्रीबाई फुले को कहा जाता है। और ज्योतिबा फुले एक सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं, गांधी जी भी, वी.आर. अम्बेडकर एंड पेरियार रामास्वामी, ये सारे सोशल रिफॉर्मर्स कास्ट इनइक्वलिटीज़ को लेकर हुए हैं। फिर अर्बनाइजेशन क्या है? शिफ्ट टू पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज, है ना, मतलब गांव से यदि जो पब्लिक है, पॉपुलेशन है, वो शहर की ओर शिफ्ट हो रही है ना, मतलब गांव से विकास, विलेज से सिटी की ओर माइग्रेट होती है पॉपुलेशन, तो शिफ्ट होती है, तो उसे अर्बनाइजेशन कहते हैं, हमें ना। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 आईएमपी टॉपिक्स, वही पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, फिर वाई डू वी नीड ए पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, नेशनल पार्टीज़ क्या होती हैं, फिर चैलेंज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, ये सब आपको बुक से पढ़ने हैं। फिर चैप्टर 5 है पॉलिटिकल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल इनइक्वलिटीज़ एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स, ये सब आपको पढ़ने हैं ना। अब इकोनॉमी की बात करते हैं हम लोग। इकोनॉमी टोटल 30 मार्क्स की है। चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट। आगे 1 मार्क्स 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स का। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी बोलते हैं, औसत आय, है ना। पर कैपिटा इनकम को हिंदी में बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, मतलब टोटल। इसको कैसे निकालते हैं? तो टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, मतलब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी पर कैपिटा इनकम निकल कर आ जाती है। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? मतलब
इंडिकेटेड द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, मतलब एक वर्ष में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं, चिल्ड्रंस जन्म लेते हैं, तो उसका एक वर्ष होने से पूर्व उनकी किन किन बच्चों की डेथ हो जाती है, उसे इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट कहते हैं। फिर लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट उसे कहा जाता है जो मतलब फिर 7 साल से उम्र के अधिक उम्र के बच्चे जिसे हिंदी, इंग्लिश और सिंपल मैथमेटिक्स आती हो, है ना। फिर नेट अटेंडेंस रेशियो, वो एक साल में कोई भी बच्चा कितने दिन तक स्कूल जाता है, उसे नेट अटेंडेंस रेशियो। फिर हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट्स, मतलब सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है, तो केरल है। लोएस्ट लिटरेट स्टेट कौन सा है, बिहार है। मतलब यहाँ की साक्षरता लिटरेसी को बोलते हैं ना, मतलब सबसे साक्षर राज्य केरल है, सबसे असाक्षर राज्य बिहार है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब पीडीएस सिस्टम क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा ना, आपको कम, मतलब आपके शहर गांव में जो भी खाद्यान्न की दुकान होती है, वहाँ पे आपको बहुत ही कम पैसे पे, कम दाम पे वो अनाज प्राप्त होता है, तो उसे पीडीएस सिस्टम के तहत ही आपको वो वहाँ से राशन की दुकान से सामान मिलते हैं। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? हाइट अकॉर्डिंगली वेट, मतलब आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट होना चाहिए, मतलब बॉडी का वजन होना चाहिए, उसे बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा देखा जाता है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मनुष्य मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी पब्लिश करता है। यूएनडीपी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है ना, हिंदी में बोलेंगे, है ना। फिर चैप्टर सेकंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी सेक्टर्स क्या होता है? द नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ द गेट आर द एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड दिस सेक्टर्स ऑफ ऑल्सो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कहलाता है। फिर उसके बाद में आपको सेकेंडरी सेक्टर्स मिलेगा, जिसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स कहते हैं। फिर टर्सरी सेक्टर्स को टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र कहते हैं ना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। कम्युनिकेशन, यहाँ पे कौन कौन से क्या क्या चीज़ आती है टर्सरी क्षेत्र में? तो कम्युनिकेशन, बोरो यानी उधार लेना पैसे, फिर बैंक से बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट के बाद में स्टोरेज सर्विस सेक्टर्स, टीचर्स, इसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है टर्सरी सेक्टर्स को। इसमें टीचर्स, डॉक्टर्स, वॉशरमैन, बार्बर्स, केबल्स, लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो भी इंटरनेट वगैरह होते हैं, ये सारे टर्सरी सेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जीडीपी क्या होती है? तो टोटल हमारे देश का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द each sector during the particular years provide the टोटल प्रोडक्शंस ऑफ द सेक्टर्स ऑफ द ईयर्स, मतलब एक साल में टोटल हमारे देश में कितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का हुआ है, उसे हमारे देश की जीडीपी कहेंगे, है ना। इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इट इज़ ए। फिर मनरेगा के बारे में बताया गया है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, मनरेगा 2005 में आया था, जिसमें क्या था? इसमें 625 डिस्ट्रिक्ट को, जो एक वर्ष में वहाँ के जो युवा होते हैं, मतलब जो नागरिक होते हैं, एक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार एक वर्ष में कम से कम 100, मतलब 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है ना। सिर्फ मतलब 1 ईयर्स में 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उपलब्ध कराना ही मनरेगा का उद्देश्य है। फिर इसके आईएमपी टॉपिक्स प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर से पढ़ लेना। फिर चैप्टर 3 में मनी एंड क्रेडिट के बारे में, तो मनी एंड क्रेडिट में आपको व्हाट इज़ द करेंसी पढ़ लेना, मनी क्या है ना, व्हाट इज़ द एक्सचेंज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसे हम विनिमय का माध्यम कहते हैं, है ना। मुद्रा क्या है? हमें मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज को हिंदी में क्या बोलेंगे? विनिमय का माध्यम। मुद्रा क्या है? हमारा विनिमय का माध्यम। आगे प्रोसीजर ऑफ द फॉर्मेट इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? व्हाट इज़ एसएसजी, है ना। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में 2 मिनट।
फॉर्मल वह सेक्टर्स कहलाता है जहाँ से हम ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटिफिकेशन करके वेरिफिकेशन करके लोन लेते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर्स जैसे साहूकार जमींदार से लोन लेना इनफॉर्मल सेक्टर से कहलाता है ना। व्हाट इज़ ए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह होते हैं जो कि आपस में पैसा कलेक्शन करके किसी एक चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, मतलब स्वयं सहायता समूह, स्वयं का सहायता करने वाले। फिर फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य क्या है? तो आप बता सकते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फर्स्ट कार्य तो करेंसी को बनाना है ना, नोट छापना। दूसरा, ये बैंकों का बैंक होता है, तो इसमें बैंक के जितने भी पैसे से रिलेटेड बैंकों के काम होते हैं वह बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही किए जाते हैं। मनी इज एनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना। आरबीआई की स्थापना अब हाँ पूछा जा सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1935 में। आरबीआई नेशनलाइजेशन, अब देखो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1935 को हुई है, बट आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1949 को हुआ है ना, मतलब राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 को हुआ था। फिर चैप्टर 4 से ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, 1 मिलियन 1 ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स, मतलब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एमएनसीज क्या है, व्हाट इज़ अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ क्या है, फिर व्हाट इज़ द लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है ना। अब इसके बारे में पढ़ लेते। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज ए एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेड वेरियर है ना। इट इज़ द कॉल्ड वेरियर ऑफ द बिकॉज सम restrictions हैज़ बिन सेट अप। फिर रिमूविंग वेरियर्स ऑफ द रेस्ट्रिक्शन सेट ऑफ द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नाउ लिबरलाइजेशन है ना। इसी के साथ में हमारा ये सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का जो पीडीएफ होता है वो कंप्लीट होता है ना। ये और इतने ही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें अच्छे से पढ़कर जाइए। एंड फर्स्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।